नमस्कार, जी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम पढ़ते हैं लोकाश्रित साहित्य, जिसमें सबसे पहले है विद्यापति। इनका जो समय जीवन काल है वो माना जाता है 1380 से 1460 ईस्वी। कब माना जाता है? 1380 से 1460 माना जाता है, और ये है ईस्वी गांव। आदिकाल और भक्ति काल का संक्रमण कवि है वो इनको माना जाता है। 3 भाषाओं में इन्होंने रचना करी है, एक संस्कृत, एक अवध और मैथिली। 3 भाषाओं में इन्होंने रचना की है। संस्कृत की रचनाएं कौन कौन सी है? तो भू सर्वस्व सार, शैव सर्वस्व सार, पुरुष परीक्षा जिसमें ज्योतिष शास्त्र का इन्होंने वर्णन किया है, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, गोरक्ष विजय और दुर्गा सप्तशती। गोरक्ष विजय में इन्होंने चंपू शैली में लिखा है, संस्कृत और मैथिली भाषा। और दुर्गा सप्तशती है वो इनके पिता की रचना थी, जो अधूरी रचना थी उसको उन्होंने पूरा करने का कार्य है किया है। अवध भाषा में उन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखी है। जो कीर्तिलता है उसमें कीर्ति सिंह का वर्णन है, जो कीर्ति पताका है उसमें शिव सिंह का वर्णन है। फिर इन्होंने लिखी है मैथिली भाषा में पदावली। मैथिली भाषा में जो रचना लिखी है उसका नाम है पदावली। विद्यापति की कीर्ति का आधार है, यानी विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार है वो है पदावली मानी जाती है। पदावली रचना है वो इनकी प्रसिद्धि का आधार है। फिर हम देखते हैं कीर्तिलता में जो कुछ पंक्तियां हैं इनकी कीर्तिलता से संबंधित, जो परीक्षा में पूछी जाती है बार बार। तो जौनपुर शहर का इसमें वर्णन किया गया है। पुरुष कहानी हो कहो, ये इनकी एक पंक्ति है। तो पूछा जाता है कि कहानी शब्द है वो किस में मिलता है? तो कीर्तिलता में। सकई भाषा बहुजन बोलई, ये पंक्ति भी परीक्षा में आती है। देसिल वैना सब जन मिट्टा, ते तंसन ते तेसन जम्पऊ अवट्टा, यानी देसी भाषा को ये सबसे मीठी भाषा मानते हैं। और वो कौन सी भाषा है? तो इससे अवध को मानते हैं। पूछा जा सकता है कि विद्यापति की देसी भाषा कौन सी है? तो वो है अवध। फिर है बालचंद्र विजयी भाषा दून लागती दुज्जन हासा, यानी जिसे अपनी भाषा अच्छी नहीं लगती है वो दुर्जन लोग है। विद्यापति के अन्य नाम क्या क्या है? तो अभिनव जयदेव है, विद्यापति को कहा जाता है। और किसने कहा है? शिव सिंह द्वारा इनको कहा गया है। इनको मैथिल कोकिल कवि शेखर कहा जाता है। और खेलंतु कवि और लेखन कवि इन्होंने खुद को कहा है, स्वयं ने कहा है। फिर है हिंदी का जो अपरूप का कवि, ये बच्चन सिंह ने इनको कहा है, यानी अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, अपरूप का कवि, कवि शेखर, खेलंतु कवि, लेखन कवि, ये इनके उपनाम है। हिंदी का पहला कवि है विद्यापति है, और हिंदी का जातीय कवि भी विद्यापति है। ऐसा कौन कहते हैं? तो बच्चन सिंह ऐसा कहते हैं। अब देखते हैं जो विद्यापति की पदावली है उसकी विशेषता क्या है। यानी जो जयदेव का जो गीत गोविंद है, गीत गोविंद रचना है जयदेव की, जो संस्कृत में लिखी गई है वो एक गीति काव्य है। और इस गीत गोविंद को संस्कृत गीत गोविंद के कारण जो संस्कृत में गीति काव्य के जनक है वो जयदेव माने जाते हैं। वैसे ही जयदेव के आधार पर ही विद्यापति ने पदावली लिखी है, जो कि मैथिली भाषा में विद्यापति ने लिखी है। और इसमें भी गीति काव्य इन्होंने लिखा है इसी के आधार पर, गीत गोविंद के आधार पर। और हिंदी में गीति काव्य के जनक है वो विद्यापति को माना जाता है। किसके कारण? पदावली के कारण। और इसी के आधार पर बाद में आगे चलकर सूरदास ने लिखा है, सूर सागम में गीति काव्य अपनाया है। और ये कौन सी भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। फिर तुलसीदास ने भी ऐसे ही गीति काव्य अपनाकर गीतावली लिखी है, वो भी ब्रज भाषा में। इस प्रकार आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि संस्कृत में विद्यापति ने जैसे पदावली लिखी है वो गीति काव्य है, इस कारण विद्यापति को हिंदी का गीति काव्य के जनक है वो माना जाता है। लेकिन विद्यापति से पहले किसको गीति काव्य का जनक माना जाता है?
तो वो माना जाता है जयदेव को, लेकिन ये संस्कृत के माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने जो गीत गोविंद है वो संस्कृत में लिखी है। विद्यापति के बाद में किसने इस गीति काव्य को अपनाया, तो सूरदास ने, और सूरदास के बाद में तुलसीदास ने। इस प्रकार आपको याद रख लेना है। तुलसीदास पर सूरदास का प्रभाव और सूरदास पर विद्यापति का प्रभाव, विद्यापति पर जयदेव का प्रभाव माना जाता है। जयदेव की देववाणी जब काल के गाल में समा गई, यानी जब जयदेव ने लिख करके छोड़ दिया, जयदेव की देववाणी जब काल के गाल में समा गई, देववाणी मानी संस्कृत भाषा, तो वह मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठों से फूटी। यानी मिथिल भाषा में फिर बाद में किसने लिखा, विद्यापति ने लिखा। कुछ समय बाद ब्रज के करील कुंजों में छाप लगी हुई 8 वीणाएं उठ खड़ी हुई, जिनमें सबसे सुरीली वीणा है वो अंधे सूरदास की थी। यानी बाद में सूरदास ने ब्रज भाषा में इस गीति काव्य को अपनाया। यानी सबसे पहले जयदेव ने संस्कृत भाषा में, फिर उसके बाद में विद्यापति ने मैथिल भाषा में, और उसके बाद में सूरदास ने इसको ब्रज भाषा में इसी गीति काव्य के आधार पर ग्रंथ है वो लिखे। ये कौन कह रहा है, ये रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। परीक्षा में ये पंक्तियां आ सकती है, तो आप ध्यान रखें इसको। अब देखते हैं पदावली के बारे में, जो कि इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना, इनकी प्रसिद्धि का आधार। पदावली है, इसकी भाषा मैथिली है और आश्रयदाता इनके शिव सिंह है। इनका आधार ग्रंथ जो कि हमने अभी पीछे देखा, गीत गोविंद है जयदेव का। इसका रस श्रृंगार रस है, जिसमें वियोग और संयोग दोनों रस देखने को मिलते हैं। पदावली को भक्ति की रचना मानने वाले कौन है, तो वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और चैतन्य महाप्रभु है। यानी पदावली को भक्ति की रचना कहते हैं। कौन कहते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। पदावली को श्रृंगार की रचना मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आधार पर चलते हैं, यानी उन्हीं के कथनों का समर्थन करते हैं। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी की अनेक मान्यताओं का खंडन किया है, हमने पीछे पढ़ा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुक्ल जी जिसको श्रृंगार की रचना कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसी रचना को भक्ति की रचना कह रहे हैं। किसको, विद्यापति की पदावली को। जो पदावली है उसके बारे में लिखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा कि सदेश नाता का ईश्वर से नाता कहाँ, वह संधि में ईश्वर की संधि कहाँ, रति में ईश्वरी रति कहाँ। यानी सब जो दिखाई देती है, जिसको भक्ति से संबंधित हम जोड़कर देखते हैं, ईश्वर से जोड़कर जिसको देखते हैं, वो तो लौकिक रति है, लौकिक प्रेम है, उसको हम ईश्वरीय प्रेम नहीं कह सकते। ऐसा डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं। विद्यापति को वह संधि का कवि कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि वह संधि का कवि किसे माना जाता है, तो विद्यापति को। विद्यापति के पद गाते गाते वे शुद्ध हो जाने वाले कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु है। वो विद्यापति के पद गाते गाते बेसुध हो जाने वाले। प्रश्न आ सकता है मदमस्त नागिन की लहर पदावली को किसने कहा है, तो निराला ने मदमस्त नागिन की लहर इसे कहा है। पदावली को रहस्यात्मक रचना मानने वाले कौन है, ग्रियर्सन इसको रहस्यात्मक रचना मानने वाले हैं। आदिकाल की सर्वाधिक श्रृंगारिक रचना कौन सी है, तो पदावली है, वो आदिकाल की सर्वाधिक श्रृंगारिक रचना मानी जाती है। प्रश्न आ सकता है आजकल अध्यात्म के चश्मे बड़े सस्ते हो गए हैं, ये लाइन परीक्षा में पंक्ति पूछी जा सकती है। ये किसने कही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। किसके बारे में कही है, विद्यापति की जो पदावली रचना है उसके बारे में कही ही है। अब आगे देखते हैं अमीर खुसरो। इनका जो जीवन समय है, जीवन काल है, वो क्या माना जाता है, 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी। इनका मूल नाम अबुल हसन। सर्वाधिक सुल्तानों का समय देखने वाला कवि है, वो माना जाता है। कितने सुल्तान, तो 7 सुल्तान। इनके गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया और इनके उपनाम क्या है, तूतीय हिंद, हिंदवी तोता, तुर्क ए अल्लाह, कवियों का राजकुमार और नायक इनके उपनाम हैं।
इनकी एक पंक्ति है जो परीक्षा में पूछी जाती है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो कर आपने रेन बही चौं देश। यानी जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी तब अमीर खुसरो ने ये बोला था। इनकी जो रचनाएं हैं वो 4 रूपों में देखने को हमें मिलती है। पहेलियाँ, ढकोसले, दो सुकने और खालिक बारी। खालिक बारी क्या है? खालिक बारी एक शब्दकोश है जिसमें अरबी, फारसी और हिंदी के भाषाओं के इन्होंने शब्दकोश लिखा है। इनकी पहेलियाँ हैं वो किस प्रकार से हैं तो देखिए, इन्होंने 2 तरह की पहेलियाँ अंतरपालिका और बहिर्पालिका लिखी है। अंतरपालिका कैसी? जिसमें उत्तर उसी पहेली में उसका उत्तर छिपा हुआ हो, और बहिर्पालिका जिसका उत्तर बाहर से देना होता है। तो अंतरपालिका का उदाहरण देखिए, ना काटा ना खून किया, मेरा सिर क्यों कलम किया। तो यहाँ पर देखिए नाखून है वो आ रहा है, जो शब्द पहेली के अंदर है वही इसका उत्तर आ रहा है कि नाखून है, उसको काटने पर खून भी नहीं आता है और फिर भी हम उसका सर कलम कर देते हैं। इस प्रकार अंतरपालिका यानी उसी में उसका उत्तर छिपा होता है। श्याम बरन दंत अनेक लचकत जैसे नारी, दोनों हाथों खुसरो खींचे कहे तू आरी। आरी यानी जो आरी है, आरी के बारे में ये पहेली है। बाला था तब सबको बाया, बड़ा भैया कछु काम न आया, खुसरो कह दिया उसका नाम, ना बूझो तो छोड़ो गाम। इस पहेली का उत्तर क्या है? दीपक, दिया। एक है बहिर्पालिका। एक थाली मोती भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चौं और थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। आकाश और तारे के बारे में ये पहेली है, यानी उत्तर अलग से है, इसके अंदर उत्तर इसका छिपा हुआ नहीं है, तो वो है बहिर्पालिका। एक जो रूप है इनकी रचनाओं का वो है ढकोसले। पीपल पकी पपोलिया, झरझर झरे हैं बेर, सर में लगा खटाक से, वाबे तेरी मिठास, ला पानी पिला। यानी कुछ नहीं, कहाँ की लाइन, कहाँ की पंक्ति किससे जोड़ दी जाती है उसको बोला जाता है ढकोसला। फिर है दो सुकने, जिसके दो दो अर्थ हो, यानी उत्तर एक हो और दोनों के ही उत्तर एक हो। तो जैसे पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा। तो दोनों का कारण एक ही था कि फेरा उसको नहीं था। पान को नहीं फेरने से वो सड़ जाता है और घोड़े को इधर उधर नहीं दौड़ाने से वो भी अड़ जाता है। तो सितार क्यों बजा, औरत क्यों न नहाई, पर्दा न था, रोटी क्यों सूखी और बस्ती क्यों उजड़ी, क्योंकि उसको खाई न थी। बस्ती के चारों ओर खाई नहीं थी इसलिए उजड़ गई, और रोटी को खाया नहीं इसलिए वो सूख गई। क मुकरिया यानी मुकरिया, ये भी इन्होंने लिखा है। मुकरिया लिखा है अमीर खुसरो ने, और नए ज़माने की जो मुकरिया है वो भारत तेंदु ने आधुनिक काल में लिखी है, और उसकी भाषा कैसी है? खड़ी बोली। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो। खड़ी बोली का प्रथम कवि है वो अमीर खुसरो है। आदिकाल में खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है। देखो, खड़ी बोली है वो आधुनिक काल में आती है, लेकिन आदिकाल में भी खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले कौन है? तो वो अमीर खुसरो है। इस कारण अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। कबीर से पूर्व आम बोलचाल की भाषा का कवि है वो किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। यानी कबीर ने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन कबीर से भी पहले किसने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है? तो वो अमीर खुसरो है। ये कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। सितार और तबला की इन्होंने उत्पत्ति की फारसी और हिंदवी में, यानी दोनों को एक तरह से ब्रज भाषा, और रेखता में उन्होंने गजल लिखी है। जियाले मिस्की मुकुन तगापुल, दुराए नैना बनाए बतिया, ये अमीर खुसरो की है। अब देखते हैं आगे, शबान-ए हिजरा और शबान-ए वस्ल। विरह की जो रात होती है उसको हिजरा, और मिलन की जो रात है उसको शबान-ए वस्ल ये कहते हैं। गर फिरदीस
बरसए जमी हस्त, हमी हस्तो हमी हस्तो हमी हस्तो। यह कश्मीर के बारे में इन्होंने कहा है लाल किला पर। राज मुकुट के मणि मोती प्रजा की आंखों के आंसुओं के रक्त और जमा बिंदु है। अमीर खुसरो ने ये कहा है, यानी जो राजाओं के राज मुकुट होते हैं उनकी जो धन दौलत होती है वो कैसे आती है, तो वो प्रजा की आंखों के आंसुओं के आंसू और रक्त का जमा बिंदु है। यानी प्रजा से उन कर के रूप में जो लिया जाता है, लगान के रूप में लिया जाता है प्रजा को कष्ट दे करके, तो वो प्रजा के आंसू और रक्त है एक तरह से। मोरा जोबना नवलेरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दिनी कस मोरी माला। ये पंक्तियां भी आती है, किसकी है पूछा जाता है तो अमीर खुसरो की। सखी पिया को जो न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, अमीर खुसरो की लाइन है। डोला मारूरा दुआ है वो 11वीं सदी की रचना मानी जाती है। लेखक कौन है, कवि कल्लोल है। डोला मारूरी चौपाई यह किसकी रचना है, तो ये कुशल लाभ की रचना है। नायक कौन है इसका डोला मारूरा दुआ का, इसका नायक है डोला है, और जो कि दुल्हे राय भी इसको कहा जाता है। नरवर के राजा नल का पुत्र है चंपावती, माता का नाम है, इसकी माता का नाम क्या है चंपावती है। और शाल्य कुमार जो इसको चंपावती है वो शाल्य कुमार इसको कहती थी, किसको, डोला को, दुलाराय को। नायिका कौन है, तो मारवणी है नायिका, जो कि पुंगल नरेश पिंगल और उमा की पुत्री है जैसलमेर के। डोला की उम्र 3 वर्ष और मारवणी की उम्र है वो 1.5 वर्ष बताई गई है इसमें डोला मारूरा दुआ में। सैनायिका है वो है मालवणी, और खलनायक कौन है इसमें, उमरा और सुमरा। इसकी एक पंक्ति है, सुरटियो दुवो बलो भल मरवणरी बात, जोबन छाई धन बलीन तारा छाई रात। संपादक है वो डोला मारूरा दुआ का संपादक करने का कार्य किसने किया है, तो सूर्यकरण पारिक और राम सिंह ने, नरोत्तम दास स्वामी ने। दुआ गणा पुराना अच्छई चौपाई बंद कियो मई पच्चई। ये पंक्ति भी आप ध्यान में रखें। कबीर की रचना में इस रचना के दुए हैं वो यूं के यूं मिल जाते हैं, यानी जो दोए हैं कबीर की रचना के वो इसी से, कुछ दोए हैं वो इसी रचना से लिए गए हैं। डोला मारूरा दुआ राजस्थानी साहित्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है वो इसको माना जाता है। पूछा जा सकता है परीक्षा में राजस्थानी साहित्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो डोला मारूरा दुआ। बसंत विलास है जो कि अज्ञात है, यानी इसके लेखक का पता नहीं है। इसमें 84 दोहे है वो मिलते हैं। इसका संपादक है वो केशव राय हर्षद राय ध्रुव ने किया है। हाजी मोहम्मद ग्रंथालय बम्बई 1952 में। यह एक सरस छोटी रचना है, कौन सी, बसंत विलास। छोटी रचना है जिसमें बसंत महीने का किशोर किशोरियों पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन है इसमें किया गया है। इन परी कोयल कुंजई पूजई युवती मनोर, विदुर वियोगनी दूजई कुंजई मयण किशोर। तो पूछा जा सकता है पंक्ति देकर के, बसंत विलास इसके कवि है अज्ञात। इसमें 84 दोहे मिलते हैं। संपादक है इसका केशव राय हर्षद राय ध्रुव। हाजी मोहम्मद ग्रंथालय बम्बई में संग्रहित है 1952 में। एक सरस छोटी रचना है जिसमें बसंत महीने का किशोर किशोरियों पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन है वो इसमें किया गया है। इन परी कोयल कुजई पूजई युवती मनोर, विदुर वियोगनी दूजई कुंजई मयण किशोर। ये पंक्ति है बसंत विलास की है, परीक्षा में आ सकती है। नरोत्तम दास स्वामी राजस्थानी भाषा काव्य में प्रकृति के आलम्बन रूप की इसे प्रथम रचना मानते हैं, यानी राजस्थानी भाषा का आलम्बन रूप की प्रथम रचना है वो बसंत विलास को मानते हैं। कौन, नरोत्तम दास स्वामी। अगला है राहुल बेली। राहुल बेली है वो 10वीं सदी की रचना है, रोड़ा कवि द्वारा कृत रचना है, यानी इसके लेखक
रोड़ा कवि है। और राहुल नामक नायिका का नक्शिक वर्णन है वो इसमें किया गया है। किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि राहुल बेली में राहुल नामक नायिका का वर्णन आया है और उसका नक्शिक वर्णन इसमें किया गया है। नक्शिक परंपरा की प्रथम रचना है, यानी प्रथम रचना जिसमें नक्शिक वर्णन मिलता है तो वो राहुल बेली है। शिलांकित रचना है, यह शिला के ऊपर अंकित रचना है जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में रखी गई है मुंबई। इसको पुस्तक रूप है वो डॉक्टर भयाणी ने दिया है। फिर है हिंदी की 7 बोलियों का इसमें जिक्र आया है, यानी हिंदी की 7 बोलियां इसमें देखने को मिलती है। सर्वाधिक मारवाड़ी इसमें है। इन 7 बोलियों में सबसे ज़्यादा मारवाड़ी का इसमें प्रयोग किया गया है। और यह चंपू काव्य है, यानी चंपू में लिखी गई रचना है। बच्चन सिंह के अनुसार राउर या राहुल है वो राजा का नाम है और जो वेली है वो कथा है। इस प्रकार इसमें एक राजा की कथा है। हुणी नामक स्त्री का वर्णन है वो इसमें किया गया है, जिसका नक्शिक वर्णन इसमें आता है। फिर है अगला उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिसके लेखक है दामोदर शर्मा। महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित ये रहे हैं। व्याकरण ग्रंथ है ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कैसा ग्रंथ है? तो व्याकरण ग्रंथ है। 5 प्रकरणों में विभाजित है। कौशली भाषा का उपयोग करते हुए इस ग्रंथ की रचना हुई है, ऐसा सुनीति कुमार चटर्जी है वो कहते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा कैसी है? तो कौशली भाषा है। बनारस और उसके आसपास के क्षेत्र की संस्कृति का इसमें वर्णन किया गया है। प्राकृत पेंगलम अगली रचना है। प्राकृत पेंगलम, इसके लेखक है लक्ष्मीधर। इसमें 8 कुंडलियाँ है वो हमीर आसो की मिलती है। हमीर आसो जिसके लेखक है सारंगधर, और इनकी 8 कुंडलियाँ है वो प्राकृत पेंगलम में मिलती है। जबकि राहुल सांकृत्यायन जो हमीर आसो को है वो जज्जल कवि का बताते हैं। आदिकालीन संस्कृति का सर्वाधिक बोध कराने वाली रचना माना जाता है इसको, प्राकृत पेंगलम को, और यह पिंगल छंद में लिखी रचना मानी जाती है। अगली रचना है वर्ण रत्नाकर, जिसके लेखक है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, और यह मैथिली भाषा में लिखा हुआ गद्य में लिखा है। इस कारण इसको मैथिली गद्य का विश्वकोश भी कहा जाता है। किसको? वर्ण रत्नाकर को। इसमें 8 सर्ग है और जिसको कल्लोल कहा गया है। इसके संपादक सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र के द्वारा हुआ है। सिद्धों व नाथों की प्राचीन सूची इसमें देखने को मिलती है, यानी वर्ण रत्नाकर में सिद्धों नाथों के बारे में जानकारी मिलती है। मैथिली की प्रथम गद्य रचना इसको कहा जाता है। मैथिली भाषा में लिखी गद्य की प्रथम रचना है माना जाता है, और मैथिली का विश्वकोश भी इसको कहा जाता है। तो हमने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। एक पंक्ति इसमें लिखी गई है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। यह पंक्ति किसकी है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह पंक्ति है। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, आप इसे परीक्षा के दृष्टिकोण से विशेष रूप से याद रखें। धन्यवाद।